आज स्टार्ट करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। इसमें दो टाइप होता है, एक हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। मान लीजिए जब टिश्यू का अध्ययन किया जाएगा तो उसे हिस्टोलॉजी किया जाएगा, लेकिन जब उसमें टिश्यू से रिलेटिव डिजीज का अध्ययन किया जाएगा तो हिस्टोपैथोलॉजी बोला जाएगा। जैसे देखा जाए यहाँ पे देखिए, हिस्टोलॉजी हो गया, हिस्टोलॉजी में ओनली फॉर स्टडी ऑफ टिश्यू हो गया, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी हो गया। एंड हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू डिजीज। टिश्यू में डिजीज को पता करने के लिए स्टडी किया जाता है तो उसे हम हिस्टोपैथोलॉजी किया जाता है। नॉर्मली देखा जाए तो हमारा टिश्यू की स्टडी करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हो रहा है या समथिंग, या किसी का बायोप्सी लिया गया, या फिर ऑटोप्सी भी होता है। जो बायोप्सी क्या होता है, बायोप्सी जब जीवित व्यक्ति के शरीर से जब हम लोग निकालते हैं तो उससे क्या बोलते हैं, बायोप्सी। ऑटोप्सी क्या हो गया, ऑटोप्सी हो गया जब मृत व्यक्ति हो गया, उसके शरीर से जब निकाला जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा, ऑटोप्सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले नॉर्मली टिश्यू को, अब ओटी रूम हो गया। ठीक है, ओटी रूम से सबसे पहले वहाँ से टिश्यू को लेकर के आया, वहाँ से टिश्यू कट करके 10% बफर फॉर्मेलिन में डाल करके यहाँ पे पहुँचाया गया हमारे लैब में, हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट का लैब में पहुँचा। और उसके बाद तो हो गया वहाँ पे सबसे पहले एक टैप प्राइमरी फिक्सेशन जो हो गया, एक सेकेंडरी फिक्सेशन होता है। एक टिश्यू जो है, टिश्यू को लाया गया हमारे लैब में तो वहाँ पे क्या हो गया, हम लोग क्या करेंगे, टिश्यू को जैसे वहाँ से एक तो ओटी रूम से 10% बफर फॉर्मेलिन में डाल करके ओटी रूम भेजा गया, ओटी रूम में आ गया। ओटी रूम में हम लोग क्या करेंगे, सैंपल को मैच करेंगे, मैच करने के बाद सारा चीज़ देखेंगे, उसका ऑर्गन को नाम देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग मिलाएंगे। उसके बाद ये हो गया, मतलब प्री एनालिटिक एरर को वहाँ पे बचाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद जब टिश्यू जब आएगा तो वो 10% बफर फॉर्मेलिन जो लैब से आया था उसको चेंज करके अपना बफर फॉर्मेलिन जो था हमारे लैब में उसको डाल देंगे। नेक्स्ट 10% बफर फॉर्मेलिन में डाल दिए और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा क्या, ग्रॉसिंग। जो नेक्स्ट स्टेप हो गया ग्रॉसिंग, वहाँ पे होगा, क्योंकि हम तो अब टिश्यू फिक्स हो गया है। टिश्यू को फिक्स करने के लिए नॉर्मली 6 घंटा से ऊपर कुछ टिश्यू जो होता है 6 घंटा पे होता है, कुछ 12 घंटा या 24 घंटा के अप्रोक्स टाइम लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा क्या है। अब ये टिश्यू को फिक्स हो गया, टिश्यू फिक्स होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाता है, उसको ग्रॉसिंग किया जाएगा। ग्रॉसिंग किया जाएगा मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट करके उसके अंदर कॉटन डाल दिया जाता है। कॉटन डाल करके जैसे मान लीजिए एक टिश्यू हो गया, इसको कट कर देंगे, कट करके यहाँ पे कॉटन इसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए, और जो हमारे पास जो जार है गया वो टिश्यू को इसमें पुट कर दिए, जिसमें हमारा फॉर्मेलिन हो गया। इसमें पुट करने के बाद डाल देने के बाद टिश्यू क्या होता है, टिश्यू थोड़ा हार्ड हो जाता है, टिश्यू को हार्ड हो जाता है थोड़ा। टिश्यू हार्ड हो गया, अब टिश्यू हार्ड हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ग्रॉसिंग के स्टेप में उसमें फिर ग्रॉसिंग में उसको क्या करें, छोटा छोटा टिश्यू जब हार्ड होने के बाद ग्रॉसिंग किया, ग्रॉसिंग करने के बाद जो मान लीजिए कि ये ओवरी का सैंपल हो गया, मान लीजिए ओवरी हो गया या फिर यूट्रस हो गया या एनीथिंग बॉडी टिश्यू कुछ कोई भी हो, तो ये मान लीजिए ये टिश्यू हो गया। ठीक है, और इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा, मतलब कि इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड पोजीशन लग रहा है। ठीक है, तो टिश्यू कटिंग करेंगे तो हम लोग
तो इस पोर्शन को ही मेन सैंपल के रूप में लिया जाएगा इसी जगह से, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा टिश्यू में डैमेजिंग पॉइंट दिख रहा था। एकदम डैमेज भी ज़्यादा नहीं लेना है, डैमेज लेंगे तो फिर हमारा प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो दोनों का मीडिएटर देखा जाता है, वहाँ पे अपना सैंपल लिया जाता है और टिश्यू को काट करके छोटा सा इसमें से टुकड़ा लेंगे, ठीक है, और इसको लेकर के फिर से उसको 10% बफर फॉर्मेलिन में डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप वहाँ से 10% बफर फॉर्मेलिन हो गया, फिक्सेशन के रूप में यूज़ किया जाता है। फिक्सेटिव का क्या काम है? फिक्सेटिव जो होता है प्रिवेंट करता है किसके? ऑटोलाइसिस, मतलब कि एंड प्यूट्रिफिकेशन, 2 स्टेप में मदद करता है। ऑटोलाइसिस माने अंदर बैक्टीरिया जो होता है खुद ऑटोलाइसिस कर देता है उसको बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या हो गया? 10% बफर फॉर्मेलिन हो गया, ठीक है। उसके बाद जेंकर फ्लूइड हो गया या बोइंस फ्लूइड हो गया, ये सब फिक्सेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है नॉर्मली वहाँ पे। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा हो गया? तो मोस्ट कॉमन पूछेगा अगर, तो मोस्ट कॉमन हो गया हमारा 10% बफर फॉर्मेलिन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होगा? उसमें तो टिश्यू को फिक्स कर दिए हम सबसे पहले, टिश्यू को फिक्स हो गया, हमारा टिश्यू हार्ड हो जाएगा थोड़ा, उस पर आइडेंटिफाई कर दिए, उसमें नाम लिख दिए, जो बॉक्स जो था उसमें बॉक्स में डाल दिए टिश्यू को आइडेंटिफाई करके, एक छोटा सा बॉक्स होता है, ठीक है। और बॉक्स में उसको डाल दिए, ठीक है। अब एक से चरखुट बॉक्स रहेगा, इसमें टिश्यू को डाल दिए, उसको बंद कर दिए, इसके अंदर पेपर डाल दिए, इस पर लिख दिया आइडेंटिफाई कि टिश्यू नंबर 1 या समथिंग जो आइडेंटिफाई करके लिख दिए। और उसके बाद क्या करेंगे? एथाइल एल्कोहल जो हो गया इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। एथाइल एल्कोहल में डाल देंगे इसको। तो इसमें जो वाटर जो हो गया, हमारे बॉडी में 70% वाटर हो गया, ठीक है। 70% वाटर जो हो गया, 70% वाटर जो है, टिश्यू में भी वाटर है, तो टिश्यू में वाटर का पोजीशन जो था, वाटर इसमें से जो वाटर जो है डिहाइड्रेट में उससे निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, और उसमें क्या इंटर करेगा? एल्कोहल इंटर करेगा, ठीक है। एल्कोहल इंटर कर जाएगा अंदर, और टिश्यू जो था थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। उसके बाद टिश्यू अंदर घुस गया, ठीक है। टिश्यू में क्या घुसा? अंदर एल्कोहल घुस गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? टिश्यू को एल्कोहल अंदर इंटर कर गया है, अब एल्कोहल को भी अंदर से बाहर निकालने के लिए जाइलिन यूज किया जाता है। तो क्लियरिंग एजेंट के रूप में क्या यूज किया जाता है? क्लियर करते हैं, किसको क्लियर करेंगे? जाइलिन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? फिक्सेटिव हो गया टिश्यू प्रोसेसिंग का। सेकेंड स्टेप कौन सा हो गया? सेकेंड स्टेप हो गया डिहाइड्रेशन हो गया। नॉर्मली रहेगा तो, अगर बोनी टिश्यू रहेगा तो सबसे पहले डिकैल्सिफिकेशन होगा, ठीक है, उसके बाद डिहाइड्रेशन होगा। तो ये स्टेप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक सॉफ्ट टिश्यू हो गया, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू हो गया, एक हो गया बोनी टिश्यू हो गया। तो ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू में कर रहे हैं, बोनी टिश्यू में क्या हो जाएगा? फिक्सेटिव हो जाएगा, फिक्सेटिव हो गया। फिक्सेटिव के बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो गया डीकैल्सिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और डीकैल्सिफिकेशन के बाद क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। डीकैल्सिफिकेशन के बाद क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन के बाद सेम प्रोसेस फिर चलेगा दोनों में, चाहे सॉफ्ट टिश्यू हो या हार्ड टिश्यू हो, दोनों में सेम चलेगा। फिर क्या होगा? क्लियरिंग हो गया। अब यहाँ से क्लियर कर दिए। अब क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है? क्लियर कर दिए इसके बाद इम्प्रीगनेशन क्या होता है? वैक्स में डाल देते हैं, किसको? टिश्यू को, जो बॉक्स बनाए थे, वो बॉक्स को, टिश्यू को, मान लीजिए बॉक्स बना हुआ था, इसमें टिश्यू डाला हुआ था,
तो पहले किस में डाल दिया था इसको, डिहाइड्रेशन कर दिए, फिर क्लियरिंग कर दिए, उसके बाद इम्प्रीग्नेशन। सेम बॉक्स को यहाँ पे जो मान लीजिए कि बना हुआ है हमारा, इसमें वैक्स है, मेल्ट कर रहा है। मेल्ट कब करता है, 45 डिग्री के ऊपर से जैसे जाता है डिग्री, तो वैक्स जो है मेल्ट करने लगता है, मतलब कि हार्ड रहता है वो मेल्ट कर जाता है, मतलब कि घुल जाता है, ठीक है। और हीट मतलब जैसे वाटर का क्वथनांक जो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, एक कितने पे मेल्ट करने लगता है, एक करता है हमारा 45 से ऊपर जाता है तो मेल्ट करने लगता है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, 45 से ऊपर करके यहाँ कम से कम 55 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखेंगे और 2 घंटा के लिए टिश्यू को बॉयल करेंगे, मतलब कि खौलाएंगे उसको थोड़ा सा। बॉयल करने के बाद 2 घंटा के बाद जब उसको पूरी तरीके से टिश्यू जो हार्ड हो जाएगा 2 घंटा के बाद, तो नेक्स्ट स्टेप उसको एम्बेडिंग करेंगे। एम्बेडिंग मतलब क्या था, ब्लॉक प्रिपरेशन समझे नहीं, ठीक है, समझाते हैं। ब्लॉक प्रिपरेशन क्या होगा, एक ऐसा एल शेप में भी रहता है, एक स्टील का है, मान लीजिए ये स्टील का हो गया, एक होता है एल शेप में, एक ऐसा रहेगा, ठीक है, एक एल शेप में ऐसा रहेगा, और इधर से एक और एल शेप वाला डाल देंगे, ठीक है। और इन्होंने जैसा ब्लॉक बनाना है इसको खींचेंगे इधर की ओर तो 12 ब्लॉक बनेगा, इधर की ओर खींचेंगे तो 12 ब्लॉक बनेगा, उधर की ओर ले जाएंगे तो छोटा ब्लॉक बनेगा। तो ये ब्लॉक की साइज डिपेंड करेगा इस पर, एल शेप वाला में। और ये होता है जो स्पेसिफिक होता है, इसमें छोटा बड़ा नहीं होगा क्योंकि स्टील का बना हुआ रहता है, तो इसका ब्लॉक जो होता है सेम टू सेम जितना रहेगा उतना ही बनेगा, ठीक है। ये ब्लॉक बन गया। अभी ब्लॉक में टिश्यू को पुट कर दिए, ठीक है, टिश्यू हो गया, जो मान लीजिए टिश्यू हो गया, इसको पुट कर दिए। थोड़ा सा पहले इसमें वैक्स डालना है, उसके बाद इसमें पुट कर देना है। क्या, टिश्यू को पुट कर दिए, उसके बाद फिर वैक्स डालना है। वैक्स डालने के बाद नॉर्मली टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे तो क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है, ब्लॉक बन करके थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टिश्यू जो है वो हार्ड हो गया, ब्लॉक क्या हो गया, थोड़ा हार्ड हो गया। अब उसके बाद ले जाएंगे कटिंग करने के लिए, ठीक है, टिश्यू जब वहाँ हार्ड हो गया तब उसके बाद माइक्रोटोम पर ले जाएंगे। माइक्रोटोम पर ले जाकर क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट एक और ऑप्शन यहाँ पे डाल दीजिएगा, पेन लिख गया, चलो कटिंग यहाँ पे, ठीक है, कटिंग यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे कटिंग करेंगे किसके से, माइक्रोटोम से यूज किया जाता है, माइक्रोटोम यूज किया जाता है। माइक्रोटोम का बहुत सारा स्पेसिफिक टाइप आता है, जिसमें रोटरी माइक्रोटोम हो गया, स्लेज माइक्रोटोम हो गया, स्लेडिंग माइक्रोटोम हो गया। मोस्ट कॉमनली जो होता है रोटरी माइक्रोटोम यूज किया जाता है, वर्बरेटिंग हो गया, ये सब बहुत सारा माइक्रोटोम इसमें यूज किया जाता है। और टिश्यू कट गया, ठीक है, टिश्यू जो वहाँ पे स्लाइड में कट गया, कटने के बाद क्या हो जाएगा, यही सेक्शनिंग उसको बोला जाता है, सेक्शनिंग सही बोला, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शनिंग। सेक्शन मतलब उसका सेक्शन को कट करना, स्लाइड कटिंग किया जा रहा है, उसी को कटिंग एक बोला जाता है, ठीक है। तो कटिंग कर दिए, कटिंग करने के बाद स्लाइड जो है पतला पतला रिबन शेप में, कटिंग कैसा होगा, रिबन शेप में कटिंग हो जाएगा, कट कर देना है पतला। और उसके बाद एक ड्रॉप जो होता है, एक ड्रॉप कॉमर्शियली एल्बुमिन जो होता है, ठीक है, कॉमर्शियल एल्बुमिन जो मिलता है मार्केट से, 1 ड्रॉप जो होता है स्लाइड मान लीजिए है, इस पर स्प्रे कर देंगे, ठीक है। क्या स्प्रे कर दिए, 1 ड्रॉप कॉमर्शियली एल्बुमिन स्प्रे कर दिए, ठीक है। स्प्रे करने के बाद वाटर बाथ में जो हम यहाँ से कटिंग किए, कटिंग करने के बाद जो वाटर बाथ में हमारा जो रिबन शेप में जो टिश्यू का जो पतला पतला जो शेप जो है 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है, 3 to 5 माइक्रोमीटर का जो शेप में जो था तैर रहा है अंदर, ठीक है, वाटर बाथ में।
वाटर बाथ का भी टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 55 के आस अप्रोक्स रखना, 50 या 45 टू 55 के अप्रोक्स इसको रखना चाहिए, क्योंकि 45 से मेल्ट करने लगता है तो अंदर तैरेगा, ठीक है। तैरने लग रहा है, वाटर बाथ में इसको जब डाल दिए, वाटर बाथ में तैर रहा है टिश्यू, और इसको स्लाइड को जो हम मेल्ट किया हुआ था, अब इसको अंदर से पुट करेंगे, अंदर से स्लाइड ले करके, अब इसमें टिश्यू के ऊपर उठा लेंगे, ठीक है। जब टिश्यू के ऊपर उठा लिए तो हमारा टिश्यू के ऊपर स्लाइड में बन गया, ठीक है, स्लाइड पे आ गया। जो वाटर बाथ में जो हमारा रिबन शेप में जो टिश्यू तैर रहा था हमारा स्लाइड पे आ गया, ठीक है। अब स्लाइड पे आ गया, अब उसके बाद क्या करेंगे, हॉट प्लेट बगल में रहता है, ठीक है, हॉट प्लेट रहता है, जो हॉट प्लेट पे क्या करेंगे, हॉट प्लेट पे उसको स्लाइड को रख देंगे। हॉट प्लेट पे रखने से क्या होगा, एक्स्ट्रा जो वैक्स जो है स्लाइड पे टिश्यू के छुड़ा कर, मान लीजिए कि ये हम बनाए थे ब्लॉक, ठीक है, तो ब्लॉक बनाए थे, टिश्यू हमारा इतना सा था, ठीक है, यहाँ पे था, लेकिन जब कटिंग करेंगे तो पूरा शेप में कटेगा, ऐसे कटेगा, ठीक है, ऐसे कटा, और टिश्यू ऐसा था, ठीक है, टिश्यू यहाँ पे था। तो ये सब जो हो गया अदर ऑप्शन, जैसे ये देख लीजिए, ये सब जो रेस्ट ऑप्शन जो हो गया, ये सब को तुमको काम नहीं है, ये सब को काम नहीं है। तो जितना भी ग्रीन कलर वाला जो था टिश्यू के बगल में, जैसे हॉट प्लेट पे डालेंगे तो ये सब मेल्ट कर जाएगा, ठीक है, मेल्ट करके कहाँ जाएगा, नीचे की ओर पसीने लगेगा, तो कॉटन यूज करके हम उसको मेल्ट को पोंछ देंगे, तो ये मेन हमारा क्या बच जाएगा। तो नेक्स्ट जैसे देखिए, जब स्लाइड देखेंगे जो स्लाइड जो रहेगा, स्लाइड मान लीजिए कि है, ठीक है। अब स्लाइड पे क्या बचेगा, सिर्फ टिश्यू बचेगा, ठीक है, छोटा छोटा सही चाहिए, कहीं कहीं रह जाएगा, क्या रहेगा, अभी भी वैक्स रहेगा, ठीक है। अब तो वैक्स वहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है, तो वैक्स अभी भी वैक्स को हटाना है, वैक्स को हमारा काम नहीं है, वैक्स के कारण हमारा जो है स्टेनिंग नहीं ले पाएगा। तो वैक्स को क्लियर करने के लिए फिर क्या करेंगे, क्लियरिंग एजेंट का यूज करेंगे। क्लियरिंग एजेंट कौन कौन सा था, बताए थे थोड़ा सा पहले, हाँ, क्लियरिंग एजेंट क्लियर करने के लिए जाइलिन हो गया, मोस्ट कॉमनली यूज क्लियरिंग एजेंट लिख दे तो जाइलिन मार दीजिएगा, ठीक है, टिक आउट कर दीजिएगा। लेकिन वहाँ पे और होता है, क्लोरोफॉर्म हो जाता है, एंड अदर बहुत सारा है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जाइलिन मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है, ठीक है। तब जाइलिन को में डालेंगे, इसको कौन सा, स्लाइड को डाल देंगे, स्लाइड को डाल करके उसको छोड़ेंगे, जिससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्लियर हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, रीहाइड्रेशन करेंगे उसको, ठीक है, 1 मिनट, क्योंकि पहले तो डिहाइड्रेशन हो गया था, क्लियरिंग एजेंट हो गया, उसके बाद क्लियरिंग एजेंट कर लिए। अब उसके बाद डिहाइड्रेशन करेंगे, डिहाइड्रेशन के बाद तो और सूख गया पूरी तरीके से स्लाइड, तो स्टेनिंग अच्छी तरीके से तो लेगा नहीं, तो स्टेनिंग अच्छी तरीके से नहीं लेगा। स्टेनिंग को लेने के लिए क्या करेंगे, फिर से डिहाइड्रेशन के बाद रीहाइड्रेशन करेंगे, और रीहाइड्रेशन करने के बाद फिर हमारा स्टेनिंग करेंगे, ठीक है। अब स्टेनिंग में देखिए क्या क्या होता है। स्टेनिंग मान लीजिए सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा स्टेन हो गया, HE स्टेन हो गया, ठीक है। HE स्टेन में सबसे पहले कौन सा हो गया, हेमोटॉक्सिसिलिन हो गया, हेमोटॉक्सिसिलिन हो गया, ठीक है। इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पे, 15 मिनट के लिए छोड़ दिए, ठीक है। अब उसके बाद वॉश करेंगे, ठीक है। वॉश करने के बाद फिर क्या करेंगे, ईओसिन होता है, किसकी, H मतलब हेमोटॉक्सिसिलिन, E मतलब ईओसिन, ठीक है। अब ईओसिन हो गया, उसको पुट करेंगे, यहाँ पे 30 सेकेंड पर्याप्त होता है स्टेनिंग लेने के लिए, 30 सेकेंड, ठीक है। 30 सेकेंड से 1 मिनट लिखता है, लेकिन कहीं कहीं 1 डिप, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन वो अच्छा है तो 1 डिप, 2 डिप, 3 डिप में भी हो जाता है काम।
लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 30 सेकेंड एक्सेस हो जाता है। अब 30 सेकेंड के लिए उसमें पुट करेंगे किसको, जो स्लाइड पे प्रिपेयर होता है हम लोग पुट किए। पुट करने के बाद क्या करेंगे, उसको निकालेंगे, फिर उसको डिहाइड्रेशन कर देंगे। पहले वॉश करेंगे, उसके बाद डिहाइड्रेशन कर देंगे। वॉश किए क्योंकि वॉश करने के लिए वॉश कर दिए सबसे पहले ईओसिन के बाद वॉश किए। वॉश करने के से क्या होगा, हमारा जो स्लाइड पे जो था एक्सेस कलर था वो सब हट गया, पूरी तरह से क्लियर हो गया। उसके बाद अब वाटर में हम लोग डाले थे तो वाटर में क्या हो गया, डिहाइड्रेशन, वहाँ पे वाटर आ गया। अब डिहाइड्रेशन कर देंगे, तो डिहाइड्रेशन करने से फ़ायदा क्या हो गया, जो वाटर था एक्सेस वो डिहाइड्रेट मैंने ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर क्या आ गया, डिहाइड्रेशन किए जैसे तो एल्कोहल घुस गया, तो एल्कोहल भी हमको हटाना है। तो फिर एल्कोहल को हटाने के लिए फिर क्या करेंगे, तो एल्कोहल को हटाने के लिए हम फिर एल्कोहल जो हो गया इसको हटाने के लिए OH, ठीक है, एल्कोहल को हटाने के लिए फिर से हम जाइलिन यूज करेंगे। जाइलिन यूज के लिए जाइलिन यूज किया, हमारा स्लाइड रेडी हो गया। अब ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी लैब में क्या किया जाता है, क्योंकि प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है, स्लाइड को लंबे समय तक रखना होता है। तो लंबे समय तक रखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फिर माउंटिंग करना पड़ेगा। उसको माउंट कैसे होता है, एक कवर स्लिप, मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्लाइड हो गया, ठीक है, एक कवर स्लिप हो गया, ठीक है। अब कवर स्लिप पे DPX जो होता है, दो तरह का माउंटिंग यूज किया जाता है। माउंटिंग में DPX यूज किया जाता है, DPX जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है। एक होता है, एक नेचुरल होता है, कैंडिडा वेल्सन बोला जाता है, कनाडा वेल्सन बोला जाता है, ठीक है। तो DPX जो होता है, DPX को इस पर पुट कर दिए, ठीक है, पुट करके इसको इस पर रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि टिश्यू यहाँ पर बना हुआ है जो स्टेन करके लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टिश्यू है, इस पर पुट करेंगे और इसको एयर बबल को क्लियर करेंगे। एयर बबल जो हो गया उसको क्लियर करेंगे। जैसे ही एयर बबल को हटाएंगे हमारा स्लाइड जो है, और उसके बाद कुछ समय के लिए ड्राई इन एयर, ठीक है, एयर में ड्राई कर देंगे। ड्राई इन एयर में ड्राई करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कनाडा बल्सन, ठीक है, नेचुरली रहता है। ये DPX हो गया जो मोस्ट कॉमनली यूज सेंसिटाइज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डाल दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, स्लाइड पूरी तरीके से रेडी हो गया। अब ये हम लोग का काम यही तक रहता है, स्लाइड बन गया। उसके बाद अगर मान लीजिए सपोज डेट, यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन या किसी भी पैथोलॉजी हो, टेक्नीशियन हो, सबके लिए यहाँ पे एक थोड़ा सा ऑप्शन हो जाए देखना होता है। मान लीजिए कि हमारा स्लाइड प्रिपेयर किए, ठीक है, स्लाइड बना लिए, स्लाइड बना करके सब चीज़ प्रोसेस कर रहे थे। HE स्टैंडिंग में 15 मिनट के जगह पे 20 मिनट ला गया, ठीक है। 15 मिनट की जगह पे क्या हो गया, 20 मिनट स्लाइड डाल गया, तो क्या हो गया, री एग्रेसिव हो जाएगा, री एग्रेसिव स्टेन ले लेगा, ठीक है, मैंने ज़्यादा स्टेन ले लिया। अब ज़्यादा स्टेन लिया तो इसको क्या करेंगे, स्लाइड फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग 7 दिन से प्रोसेस करते हुए 2 दिन से का प्रोसेस करते हुए आ रहे थे, और टिश्यू भी आपको इंडोस्कोपी करवा के फिर से नहीं देगा। इस कंडीशन में क्या करेंगे, री एग्रेसिव कर लिया तो 1% वहाँ पे 1% HCl जो होता है यूज किया जाता है। 1 डिप मारिएगा, ऑटोमेटिकली जो ज़्यादा स्टेन लिया होता सब हट जाएगा और नॉर्मल ही आ जाएगा। तो 1% HCl यूज करके हम लोग फिर से उस स्लाइड को फिर से वहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं कि हमारा स्टेन ज़्यादा लिया है कम लिया है, उसके बाद देख करके उसको पुट करके बना सकते हैं। तो ये होता है वहाँ पे।
अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें बोनी टिश्यू हो गया, ठीक है, वो था क्या, सॉफ्ट टिश्यू के एग्जाम्पल है। इसमें बोनी टिश्यू में क्या होगा, फिक्सेटिव होगा सबसे पहले, और सेकेंड ऑप्शन डीकैल्सिफिकेशन होगा, क्योंकि रिमूवल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को हमको रिमूव करना है। उसके बाद फिर क्या होगा, तो डीकैल्सिफिकेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, डीकैल्सिफिकेशन के लिए बहुत सारा इसमें यूज किया जाता है, डीकैल्सिफिकेशन एजेंट बहुत सारा यूज होता है। डीकैल्सिफिकेशन एजेंट में कौन कौन सा यूज होता है, तो डीकैल्सिफिकेशन में क्या होता है, तो डीकैल्सिफिकेशन एजेंट में यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड हो गया, इसको ऐसे नहीं देखिए, इसको ऐसे देखिए, एक होता है वीक एसिड, ठीक है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड डीकैल्सिफिकेशन का एग्जांपल होगा, ठीक है, एसिड डीकैल्सिफिकेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए, एसिड डीकैल्सिफिकेशन में कौन कौन सा होगा, एक वीक एसिड हो गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन सा हो गया, नाइट्रिक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में होगा। इसको 1 to 4 दिन टाइम लगता है, 1 to 4 days, ठीक है, 1 से 4 दिन टाइम लेता है। और वीक एसिड जो होता है फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड मोस्ट कॉमनली से यूज होने वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये लगता है 1 से 14 दिन तक टाइम ले लेता है, जो वीक एसिड हो जाता है। तो डीकैल्सिफिकेशन यहाँ पे हो गया, ये एसिड के बेसिस पे जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है। अदर ऑप्शन भी डीकैल्सिफिकेशन का होता है, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे डीकैल्सिफिकेशन का। हाँ देखिए, एसिड डीकैल्सिफिकेशन मेन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, आयन एक्सचेंज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट मेथड हो गया, चिलेटिंग एजेंट हो गया जिसमें ईडीटी यूज होगा, सरफेस डीकैल्सिफिकेशन होगा, तो सिर्फ ऊपरी वाले सरफेस को ही डीकैल्सिफिकेशन करेगा, अंदर वाला चीज़ को नहीं करेगा। चिलेटिंग एजेंट में क्या होगा, वही कैल्शियम को बाइंड करके, जो हमारा ईडीटी वाला जो था, कैल्शियम को बाइंड करके डीकैल्सिफिक ठीक करता था, उसका बाइंडिंग को रोक देता था, वही तरह से कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट भी कैल्शियम पे वर्क करता है, क्योंकि कैल्शियम है, हम लोग डीकैल्सिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हो गया जिसमें करंट डाला जाता है, आयन एक्सचेंज हो गया, इसमें देखिए नीचे होगा दिया हुआ, एसिड डीकैल्सिफिकेशन हो गया, ठीक है। वीक एसिड डीकैल्सिफिकेशन हो गया, पिक्रिक एसिड एन, एसिटिक एसिड एम, फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड डीकैल्सिफिकेशन हो गया, नाइट्रिक एसिड NaCl हो गया, ऐसे भी एग्जाम्पल हो गया इसका, पूछ देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन सा हो गया, तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पर डाल दीजिएगा, पिक्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब जो क्या हो गया, वीक एसिड का एग्जाम्पल हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन सा दिन, 1 से 4 दिन लेता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड में कितना है, 1 से 14 दिन हो गया, ठीक है। इसके बाद आयन एक्सचेंज देखिए, अमोनियम साल्ट दिया जाता है एंड सल्फोनेट पॉलिस्टरीजिन हो गया, ये जो होता है टिश्यू को डाल करके। उसके बाद अमोनियम साल्ट एंड सल्फोनेट पॉलिस्टर रेजिन जो हो गया, दिस मेथड इज नॉट ए केमिकल चेंज, इसमें केमिकल का चेंज नहीं होता है, ठीक है। कैल्शियम क्या करता है, नीचे बॉटम में सेटल डाउन कर जाता है, बैठ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड हो गया या HCl हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, करंट का सप्लाई किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव कैल्शियम देन रिमूवल ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम को रिलीव करता है। चिलेटिंग एजेंट देखिए ईडीटी है ना, ईडीटी हो गया, ठीक, इट प्रेजेंटेड कैल्शियम टिश्यू बाइंडिंग ईडीटी कन्वर्ट द सोल्यूबल फॉर्म, ठीक है। सरफेस डीकैल्सिफिकेशन देख लीजिए, सरफेस डीकैल्सिफिकेशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 5 से 10 मिनट के लिए डाला जाता है, वीक एसिड में 1 आवर के लिए डाला जाता है। सरफेस सिर्फ ऊपरी वाले सरफेस को ही डीकैल्सिफाई करेगा, तो जल्दी करने के लिए होता है, 5 से 10 मिनट हो गया, और 1 आवर के लिए इसमें डाला जाता है वीक एसिड वाला में, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, एक शॉर्ट रिवीजन ले लीजिए, मेन क्या पढ़ा है, हिस्टोपैथोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी में स्टडी ऑफ टिश्यू, डिजीज हो गया, सॉफ्ट टिश्यू हो गया, सॉफ्ट टिश्यू के लिए यह हो गया, हार्ड टिश्यू के लिए क्या डीकैल्सिफिकेशन इसमें जुट जाएगा, सॉफ्ट टिश्यू में नहीं जुटेगा। फिक्सेटिव हो गया, सबसे पहले क्या ओटी रूम गया, ओटी रूम से क्या हो गया, हमारे लैब में आया, हम लोग आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या हो गया, फिक्सेटिव वहाँ पे डाल दिया हम लोग अपना 10% फॉर्मलिन जो डाले हुए थे, वहाँ से ओटी से जो आया उसको चेंज करके हम अपना फॉर्मलिन डाल दिए। फॉर्मलिन की जगह पर कहीं जैंकर फ्लूइड यूज करता है या बोइंस फ्लूइड भी यूज कर सकते हैं, वो टिश्यू के डिपेंड करता है कि कौन सा हमारा सैंपल आया है, उसके अकॉर्डिंग
फ्लूइड का बदलता है। डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन में कौन सा इथाइल अल्कोहल यूज़ किया जाता है मोस्ट कॉमनली, ठीक है। उसके बाद डिहाइड्रेशन किए, फिर क्लियरिंग किए, क्लियरिंग में क्या हो गया, अल्कोहल को फर्स्ट मान लीजिए फिक्स किए, फिक्स करने के बाद डिहाइड्रेशन किया, डिहाइड्रेशन हो गया। उसके बाद क्लियरिंग हो गई, क्लियरिंग में जैलिन को क्लियर कर दिए, जैलिन लेकर के इम्प्रेगनेशन क्या हो गया, वैक्स में डाल दिए, वैक्स में डाल के टिश्यू को बॉइलिंग किया, बॉइलिंग करने के बाद उसमें क्या होगा, टिश्यू हार्ड हो जाएगा, ठीक है। एम्बेडिंग हो गया, ब्लॉक का प्रिपरेशन किए, ब्लॉक प्रिपरेशन के बाद क्या सेक्शन कटिंग किया, कटिंग कर लिए, कटिंग करने के बाद क्या होगा, वाटर बाथ एंड स्लाइड प्रिपरेशन, यानी कि वाटर बाथ में डाल करके कटिंग करने के बाद जो वाटर बाथ में हो गया, वाटर बाथ में एल्बुमिन डाल करके वहाँ पे स्लाइड पे प्रिपेयर करके उसके बाद उसको स्लाइड पे लिए, स्लाइड पे लेने के बाद उसको हॉट प्लेट पे डाल करके उसको गर्म करने के बाद सेक्शन स्टेनिंग हो गया। स्टेनिंग में क्या गया, हेमोटॉक्सिसिन ईओसिन जो गया नॉर्मली जो रूटीन नॉर्मली यूज इन हेमोटॉक्सिसिन ईओसिन जो था सबसे ज़्यादा नॉर्मली हिस्टोपैथोलॉजी लैब में यूज़ किया जाता है, जो डाला गया। फिर उसके बाद माउंटिंग किया, डीपीएक्सन कनाडा बैल्सन हो गया, जो डीपीएक्स मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक है। उसके बाद डीपीएक्स डाल दिए, उसके बाद क्या हो गया, टिश्यू हमारा रेडी हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए थैंक यू, ओके, सी यू नेक्स्ट।